हेलो बच्चों, आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है जैव अणु यानी बायो मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए वो ये कि जैव अणु क्या होते हैं। तो बहुत ही सरल सा अर्थ है, जैव अणु यानी जीवन अणु, यानी वे अणु जिनके बगैर जीवन संभव नहीं हो सकता। वे अणु जो जीवन को संभव बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव अणु या जीवन अणु। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से हर साल 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है और वो सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जीव विज्ञान तथा रसायन विज्ञान। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो जैव अणु यानी क्या होते हैं? जीवन अणु, वे अणु जिनकी वजह से जीवन संभव हो पाता है और ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, और ये सभी होते हैं कार्बनिक अणु। अब आप सबसे पहला ही सवाल ये पूछेंगे, सर ये कार्बनिक अणु क्या होते हैं? तो आइए एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अणु की परिभाषा क्या होती है? हम तो उसी से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। अणु क्या होते हैं? तो एक अणु क्या होता है? परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से बंधे हुए हों। केवल समूह नहीं है, केवल कलेक्शन नहीं है, वो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े हुए भी होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन अणु में क्या होता है? दो हाइड्रोजन परमाणु एक सिंगल बॉन्ड की हेल्प से आपस में जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन परमाणु एक सिंगल बॉन्ड की हेल्प से आपस में जुड़े रहते हैं, तो रासायनिक रूप से बंधे हुए हैं, तो ये एक अणु है। अगर हम सिर्फ H लिखते हैं तो वो एक हाइड्रोजन परमाणु है, सिंपल सी बात। अब कार्बनिक अणु क्या होते हैं? वे अणु जिनमें अनिवार्य रूप से कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अणु। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो CH4 मैथेन, क्या इसमें कार्बन है? यस। क्या हाइड्रोजन है? यस। ये कार्बनिक अणु कहलाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसमें कार्बन है? यस। क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। तो ये कार्बन युक्त अणु तो है लेकिन ये कार्बनिक अणु नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। फिर हम बात करेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या इसमें कार्बन है? यस है। क्या इसमें हाइड्रोजन भी है? नहीं है। तो ये भी एक कार्बन युक्त अणु है लेकिन ये कार्बनिक अणु नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार अगर हम बात करें H2O जल, क्या जल में हाइड्रोजन है? यस। क्या कार्बन है? नहीं है। तो जल भी कैसा अणु है? अकार्बनिक, ये कार्बनिक नहीं है। उसी प्रकार हम बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज में कार्बन है? यस। हाइड्रोजन है? यस। ऑक्सीजन भी है, अतिरिक्त है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दो चीजें जरूर होनी चाहिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन। तो ग्लूकोज कैसा अणु हुआ? कार्बनिक अणु। तो सबसे पहली बात, कार्बनिक अणु क्या होते हैं? वे अणु जिनमें अनिवार्य रूप से कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हो। फिर जैव अणु की हम बात करते हैं। जैव अणु सारे के सारे क्या होते हैं? वे कार्बनिक अणु जिन्हें हम जीवों से प्राप्त कर सकें, जिन्हें हम किसी भी कोशिका से या उत्तक से या जीव से प्राप्त कर सकें, वे सभी कार्बनिक अणु क्या कहे जा सकते हैं? जैव अणु। उदाहरण के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो नोट ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात, सभी जैव अणु कार्बनिक अणु होते हैं लेकिन सभी कार्बनिक अणु जैव अणु नहीं होते। उदाहरण के तौर पे बच्चों पॉलीथीन, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीथीन कहां बनवाया जाता है? फैक्ट्रीज में। केमिस्ट्री के नॉलेज को अप्लाई करके इथीन के बहुलीकरण से, इथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनाया जाता है? पॉलीथीन। लेकिन पॉलीथीन किसी भी जीव के शरीर में बनता नहीं है। तो पॉलीथीन कार्बनिक अणु तो है लेकिन पॉलीथीन जैव अणु नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, सभी जैव अणु कार्बनिक अणु होते हैं किंतु सभी कार्बनिक अणु जैव अणु नहीं होते हैं। फिर हम बात करें सभी तत्वों, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हम पृथ्वी पर देखते हैं बच्चों, सभी के अंदर एक समान तत्व और यौगिक पाए जाते हैं, वही प्रकार सेम है। वो सारे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जो आप तत्व देखते हैं वो सारे तत्व जो है सभी जीवों में एक समान है। और यहां तक कि जब हम तात्विक रासायनिक विश्लेषण करें, रासायनिक संगठन का विश्लेषण करें सजीव और निर्जीव के बीच में भी, तब भी ये लिस्ट सेम होती है। उदाहरण के तौर पर मानव के शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वे सभी तत्व भूपर्पटी में यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग में हमें
हमें मिलते हैं। यानी कि लिस्ट क्या है, सेम, सारे तत्व क्या है, एक समान। तो यदि हम एक पादप उत्तक या जंतु उत्तक या जीवाणु का अध्ययन करें तो सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, सेम। पृथ्वी पर भी इसका विश्लेषण करें, भूपरपटी पर, तो भी ये तत्व क्या होते हैं, सेम। और गहन विश्लेषण किया जाए तो लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर हमें देखने को मिलता है। अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा तुलनात्मक तौर पर, मात्रा क्या ज्यादा होती है, मात्रा यानी क्वांटिटी, अमाउंट क्या होता है, ज्यादा। तो टेबुलर फॉर्मेट में देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक का टेबल है, तत्वों की सारणी है। एक तरफ है भूपरपटी और दूसरी तरफ है मनुष्य के शरीर में, प्रतिशत मात्रा दी गई है। आप देखिए, हाइड्रोजन दोनों में उपस्थित, कार्बन दोनों में उपस्थित, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो तत्व हैं, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब दोनों में उपस्थित। यानी कि तत्व तो सारे एक समान पाए जा रहे हैं, लेकिन फर्क किसका होगा, मात्रा का, क्वांटिटी का, अमाउंट का फर्क होगा। देखिएगा, हाइड्रोजन भूपरपटी में केवल 0.14%, जबकि ह्यूमन बॉडी में 9.5% मात्रा का फर्क है। कार्बन 0.03%, जबकि मानव के शरीर में 18.5%। ये कितना गुना हुआ बच्चों, पता है आपको? सिंपल मैथमेटिक्स देखिएगा, 0.03, अब इसका 10 गुना करें तो ये हो जाएगा 0.3, इसका भी 10 गुना करें तो ये हो जाएगा 3.0, और उसका 6 गुना करें तब जाकर के ये होगा 18, लगभग 18 मान लें हम। देखिएगा, अब यहां से यहां तक 10 गुना हो गया, फिर यहां से यहां तक बात करें और 10 गुना हो गया, यहां से यहां तक बात करें तो 6 गुना हो गया। तो 10 गुणा 10 गुणा 6, ये कितना हो गया, 600। यानी 600 गुना से भी ज्यादा कार्बन मनुष्य के शरीर में उपस्थित है, किसकी तुलना में, भूपरपटी की तुलना में। तो अब यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि यहां पर मानव शरीर में, या यूं कहें सजीवों के शरीर में कार्बन की मात्रा ज्यादा है निर्जीव वस्तुओं की तुलना में, तो जीवों के शरीर में निश्चित रूप से क्या ज्यादा पाए जाएंगे, कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु। और वे कार्बनिक अणु जिनसे जीवन संभव होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अणु। सिंपल सी बात। अब प्रतिशत मात्रा के तौर पे कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, वो क्या बच्चे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहला, भूपरपटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और सेकंड नंबर पे है सिलिकॉन। आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। मिट्टी में मेनली क्या होता है, सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा यहां पर, और सेकंड नंबर पर क्या आता है, सिलिकॉन। एक बात तो ये याद रखने वाली। दूसरी बात, आपको मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न तत्वों का जो क्रम है वो याद होना चाहिए, किसकी कितनी मात्रा है, सापेक्षिक मात्रा, उनका क्रम याद होना चाहिए, कौन कम कौन ज्यादा। तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं यहां पर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहां से निकलता है बच्चों, और वो क्या है, देखिएगा, हमने क्या देखा यहां पर, गुणवत्ता की दृष्टि से सजीव में और निर्जीव में कोई फर्क नहीं है। गुणवत्ता की दृष्टि से सजीव और निर्जीव में कोई फर्क नहीं है। वे सभी तत्व जो मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, वे सभी तत्व भूपरपटी में भी उपस्थित हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। फर्क किसका है, मात्रा का, क्वांटिटी का। और यही निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तात्विक संगठन की दृष्टि से, यानी कि कौन कौन से तत्व निर्जीव वस्तुओं में पाए जाते हैं जैसे भूपरपटी, और कौन कौन से तत्व सजीवों में पाए जाते हैं, तात्विक संगठन की दृष्टि से सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य महत्वपूर्ण भेद गुणवत्ता का नहीं अपितु किसका होता है, मात्रा का होता है। याद रखिएगा, यानी किसका होता है बच्चों, क्वांटिटी का होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही बच्चों आपको मानव शरीर में भिन्न भिन्न तत्वों का जो क्रम है प्रतिशत मात्रा में, वो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन 65%, फिर कार्बन 18.5%, फिर हाइड्रोजन 9.5%, फिर नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.0%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन उतना ही लगभग 0.2%, और मैग्नीशियम 0.1%। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ये चार जो एलिमेंट्स हैं जो सबसे अधिक मात्रा में हैं बच्चों, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं बिग फोर एलिमेंट्स। इन्हें बोलते हैं बिग फोर एलिमेंट्स, यानी वे चार एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये मिलकर के कितना बनाते हैं, 96.3%। और ये जो बाकी के बचे हुए हैं ये मिलकर के कुल कितना बनाते हैं, 3.7%। तो टोटल हो गया 100% लगभग, अप्रोक्सीमेटली, है ना। नाउ तो ये बात को आपको ध्यान रखनी है। सबसे चार जो सर्वाधिक मात्रा में एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये आपको याद करना ही है। और उसके बाद ये ऑर्डर आपको अच्छा याद करने का एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं। याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। कैल्शियम पी के स्नान, कैल्शियम पी के स्नान
फिर कॉल मुझे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कैल्शियम मींस कैल्शियम, P यानी फॉस्फोरस, K यानी पोटेशियम, S फॉर सल्फर और स्नान में Na है Na सोडियम, और फिर कॉल मींस क्लोरीन और मुझे यानी Mg। तो बहुत सिंपल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं ये क्रम आसानी से। एग्जाम में क्वेश्चन आया है बच्चों, इसलिए बात की जा रही है। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के साथ मिलकर निम्न में से कौन से तत्व मानव शरीर के 98% से अधिक का निर्माण करते हैं? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। वो क्रम आपको यदि याद है, देखिएगा पहला ही ऑप्शन है कैल्शियम तथा फॉस्फोरस। क्रम अगर आपको याद है, एनसीईआरटी में पोटेशियम दे ही नहीं रखा, इसका अर्थ ये थोड़ी कि पोटेशियम नहीं होता है मानव शरीर में, बिल्कुल होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलकर के ये 2.5% हो गया, तो इसके साथ मिलेंगे तो 98% से ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद रखिए ये क्रम आपको याद होना चाहिए, काम आ जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, मानव शरीर में इनके अलावा, ये तो थे मुख्य तत्व जो हमने पढ़े, वो सारे 11 क्या है? मुख्य तत्व। इनके अलावा कुछ तत्व सूक्ष्म मात्रा में भी पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में भी पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं सूक्ष्मात्रिक तत्व, यानी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। उदाहरण के तौर पर Fe आयरन, I यानी आयोडीन, Cu यानी कॉपर, जिंक और सिलिकॉन इत्यादि, इनका भी रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये कुल मिलाकर के, ये सभी मिलकर के, पता है आपको मानव शरीर के द्रव्यमान का कितना हिस्सा बनाते हैं? 0.01% से भी कम, 0.01% से भी कम बनाते हैं, इसीलिए इनको बोला सूक्ष्मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का हिस्सा है। कॉपर टायरोसिनेज एंजाइम के सहकारक के रूप में कार्य करता है। जिंक कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम के सहकारक के रूप में कार्य करता है, जबकि सिलिकॉन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है। सिंपल सी बात ध्यान रखें, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? सूक्ष्मात्रिक तत्व। फिर अगर हम बात करें यौगिकों की दृष्टि से, अभी तक हमने बात की तत्वों की दृष्टि से, कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी मात्रा में होते हैं, अब हम बात करेंगे यौगिकों की दृष्टि से। तो औसतन कोशिकाओं का जो औसत रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो इस प्रकार होता है। जल लगभग 70 से 90% मात्रा में होता है। उसके बाद आता है प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, और इस प्रकार से आप देखेंगे जल कैसा कार्बनिक है, कैसा यौगिक है? अकार्बनिक। और ये सभी जो हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये सभी क्या है? कार्बनिक। और आपको बताया था एक जीव के शरीर से प्राप्त होने वाले सभी कार्बनिक अणु को हम क्या कहते हैं? जैव अणु। तो ये सभी जैव अणु हैं, जैव अणुओं के प्रकार हैं। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, कौन सा कितनी मात्रा में है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों, आप याद रख सकते हैं। याद रखने का फिर से एक सिंपल तरीका, प्रोफेसर ने कार ली, बहुत सिंपल सा तरीका, प्रोफेसर ने कार ली। प्रोफेसर में प्रो यानी प्रोटीन, ने यानी न्यूक्लिक एसिड, कार यानी कार्बोहाइड्रेट और ली यानी लिपिड। बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, आप याद रख सकते हैं, ये क्रम आपको याद रहेगा, एनसीईआरटी का है, याद रहना भी चाहिए। इसके बाद हमें फिर से उस परिभाषा पर आते हैं कि जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कह सकते हैं? जैव अणु। अब बच्चों अभी हमने देखा कि सजीवों में जल भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम जल निकाल दे तो पीछे जो भार बचेगा उसे हम कहते हैं शुष्क भार। उदाहरण के तौर पर आप किसी पेड़ की पत्ती को तोड़ें, उसका भार, उसका वजन मापे, उसका द्रव्यमान मापे, तो वो होगा उसका आर्द्र भार, वेट वेट या फ्रेश वेट, ताजा भार। ठीक है, लेकिन उस पत्ती को सूखने के लिए छोड़ दे, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन छोड़ दे, पूरी तरह से वो सूख जाए, सारा जल वाष्पीकरण हो जाए, उसका पीछे जो भार बचेगा सूखी हुई पत्ती का, उसे बोलेंगे बच्चों शुष्क भार। और शुष्क भार में देखिएगा आप, जंतु कोशिका में शुष्क भार का 60 से 70% किसका बना होता है? प्रोटीन का, जबकि पादपों में 80% के लगभग किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य घटक होता है बच्चों सेल्यूलोज, जो कि क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोशिकाओं के जो कार्बनिक यौगिक हैं, इसको हम 4 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, क्योंकि ये मुख्य श्वसनी क्रियाधार होते हैं। यानी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य तौर पर किनका उपयोग किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये ऊर्जा की तात्कालिक स्रोत भी होते हैं बच्चों, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण आसान होता है वसा की तुलना
में। अच्छा, इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोला? अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन शब्द का अर्थ होता है निर्जलीकरण यानी जल की हानि, और हाइड्रेशन शब्द का अर्थ होता है जलीकरण यानी जल का जुड़ना, सिंपल जल का जुड़ना। तो इनके जो सूत्र होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे कार्बन परमाणुओं के साथ जल को जोड़ दिया गया हो, इसीलिए नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिएगा, ये ऐसे यौगिक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के, जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, ठीक वैसा ही जैसा कि जल के अणु में होता है। अब हम जानते हैं कि जल के अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, आप जानते हैं बच्चों, अनुपात क्या होता है? 2:1। ठीक वैसा ही अनुपात यहां पर हमें कार्बोहाइड्रेट अणुओं में देखने को मिलता है। तो इनका सामान्य सूत्र होता है CxH2O होल Y। X है यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या और Y है जल के अणुओं की संख्या। उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज इसका उदाहरण हो जाएगा C6H12O6, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6 और H2O होल Y। सरल कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में घुलनशील होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों शर्करा। अब प्रश्न यह है, ये जो लिखा है सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल का मतलब क्या है? तो ये देखिएगा, पॉइंट वाइज आपको ऐसे याद रखना है, 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स का अर्थ है कि इनका आणविक भार निम्न होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, निम्न आणविक भार। फिर केमिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, रासायनिक दृष्टि से ये कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, स्वाद में मीठे होने चाहिए तथा जल में घुलनशील होने चाहिए। ये 4 गुण जब एक साथ आपको किसी भी अणु में दिखें तो समझिएगा कि वो क्या है? शर्करा, अदरवाइज वो शर्करा नहीं है, सिंपल सी बात। अब जल अपघटन के परिणाम स्वरूप, हाइड्रोलाइसिस के परिणाम स्वरूप यहां पर कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयां हमें प्राप्त होती है, इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड। मोनो यानी एक, ओलिगो यानी कुछ, और पॉली यानी बहुत सारे। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? 1 by 1 सिस्टमैटिकली टेबुलर फॉर्मेट में हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। मोनोसैकेराइड ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? मोनोसैकेराइड। इनका जल अपघटन संभव नहीं है, इनका जल अपघटन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। इसके बाद आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ये 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयों के बने होते हैं, इनका जल अपघटन संभव है। और जब हम इनका जल अपघटन करेंगे तो कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयां हमें मिल सकती हैं? 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर के 10 तक। उदाहरण हो जाएंगे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज इत्यादि। पॉलीसैकेराइड ये 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयों के से मिलकर बने होते हैं, तो इनका भी जल अपघटन संभव है। और इनके जल अपघटन से हमें कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलेंगी बच्चों? 10 से अधिक, 10 से अधिक। और इनके उदाहरण हो जाएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज इत्यादि। आइए सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं मोनोसैकेराइडों की। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसा कि हमने पहले देख लिया, इनका जल अपघटन संभव नहीं है। और सभी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? शर्करा। अभी हमने बात की शर्करा क्या होते हैं। इनके सामान्य सूत्र में X का जो मान है वो अधिकतर Y के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर अभी हमने देखा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हम देखें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि X का मान कितना है? 6, और Y का मान भी कितना है? 6। X और Y का मान क्या है? बराबर। तो ये विशेषता होती है मोनोसैकेराइडों की। और एक बात और याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में X का जो रेंज है वो होगा 3 से लेकर के 7 तक, 3 से लेकर के 7 तक, यानी न्यूनतम कितने कार्बन? 3, अधिकतम कितने? 7। और इसी आधार पर इनका वर्गीकरण आता है बच्चों, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइडों का वर्गीकरण आता है। 5 प्रकार हैं मोनोसैकेराइडों के। किस आधार पर? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ट्रायोज, ट्राई यानी 3 होता है, तो ट्रायोज वो मोनोसैकेराइड है जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं, और ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा। सरलतम कार्बोहाइड्रेट भी और सरलतम मोनोसैकेराइड भी। मोनोसैकेराइड में सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड कौन सा है? ट्रायोज। उदाहरण हो जाएंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तथा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये उदाहरण आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे बच्चों, जब आप बार बार इन्हें देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। टेट्रोज के उदाहरण, टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5, हेक्सा यानी 6, हेप्टा यानी 7। तो जिस 4 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है उसे बोलेंगे टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज, 7 वाले को हेप्टोज। आप सिंपल तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nON। N क्या है बच्चों? N है कार्बन परमाणु की संख्या। मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या है 3, तो फॉर्मूला क्या बना? C3H6O3। कार्बन परमाणु की संख्या है 4, तो फॉर्मूला क्या बना? C4H8O4। 5 है तो C5H10O5, 6 है तो C6H12O6। तो ध्यान रखिए, ये प्रिंटिंग एरर बच्चों, ध्यान रखिएगा, सिंपल O6। तो यहां पर बच्चों बहुत सिंपल सी बात,
जनरल फॉर्मूला, ये सभी इसको फॉलो करते हैं। बस एक इसका एक्सेप्शन आप ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोज। ये जो डीऑक्सीराइबोज लिखा हुआ है, राइबोज देखिए ये जितने भी शर्करा है इन सभी का सूत्र, इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5, पर ये इसका अपवाद है। डीऑक्सीराइबोज इसका क्या है? अपवाद है। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4, C5H10O4। इसमें एक ऑक्सीजन क्या होता है? कम, यानी ये मोनोसेकेराइडों के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करता, अपवाद है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम रासायनिक दृष्टि से बात करें तो रासायनिक दृष्टि से मोनोसेकेराइड क्या होते हैं बच्चों? सभी मोनोसेकेराइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। यानी कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो इसमें बहुत सारे OH समूह होते हैं। कितने सारे? न्यूनतम 2, कम से कम 2, यानी एक से अधिक OH समूह आपको इसमें मिलेगा। और मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आपको मिलेगा या तो एल्डिहाइड समूह और या फिर कीटोन समूह। अगर मुख्य फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप या मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तब हम इसे बोलते हैं एल्डोज, और अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है तब हम उसे बोलते हैं बच्चों कीटोज। ठीक है, तो दो प्रकार होते हैं यहां पर, एल्डोज तथा कीटोज। एल्डिहाइड समूह हमेशा शीर्षस्थ होता है, टॉप पर पाया जाता है, जबकि सामान्य सी बात है ये जो कीटोन समूह है C+O, ये कभी भी शीर्ष स्थान पर पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है फुलफिल, अगर यहां पर हाइड्रोजन आएगा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात, कीटोन समूह कैसा होता है? उपशीर्षस्थ, यानी सेकंड नंबर पे होता है, सिंपल सी बात। अब यहां पर देखिएगा, हम दो एग्जांपल ले रहे हैं स्पेसिफिक। एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो यहां से नाम से ही हिंट मिल रहा है बच्चों कि ये कीटोज है, क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। आप देखिए पीछे अगर शब्द में सफिक्स पीछे अंत में ओन आ रहा है, यानी कौन सा समूह है? कीटोन। ओन क्या बता रहा है यहां पर बच्चों? कीटोन समूह है। ये देखिए ये है कीटोन समूह, तो ये कौन सा मोनोसेकेराइड हुआ? एल्डोज या कीटोज? कीटोज। इसे देखिएगा, इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड, CHO। तो ये कौन सा मोनोसेकेराइड हुआ? एल्डोज। तो ग्लिसरल्डिहाइड, नाम में भी एल्डिहाइड छुपा हुआ है, यानी इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। तो ये एल्डोज का उदाहरण है। और आप देखिएगा दोनों में ही एक से अधिक OH समूह है, दोनों में ही एक से अधिक क्या है? OH समूह। तो ये है मोनोसेकेराइड। अब अगर हम बात करें तो एक उदाहरण के तौर पर हमने ये सारणी बनाई है, कुछ एल्डोज के उदाहरण और कुछ कीटोज के उदाहरण। कार्बन परमाणु की संख्या 3, एल्डोज का उदाहरण हो गया ग्लिसरल्डिहाइड और कीटोज का उदाहरण हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसी प्रकार टेट्रोज में इरिथ्रोज एल्डोज है, जबकि इरिथ्रुलोज कीटोज है। राइबोज एल्डोज है, जबकि राइबिलोज कीटोज है। ग्लूकोज एल्डोज है, जबकि फ्रक्टोज क्या है बच्चों? कीटोज है। अब ये जो दो वर्गीकरण हमने पढ़े, एक तो मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर तथा दूसरा कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, बच्चों इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और निष्कर्ष निकालेंगे। तो बात को समझिएगा। राइबोज को देखिए, इसे देखिए आप, राइबोज में कितने कार्बन परमाणु हैं? 5। तो आप क्या बोलोगे? पेंटोज। क्या बोलोगे आप? पेंटोज। और मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, तो आप क्या बोलोगे? एल्डोज। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? देखिए अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। राइबोज एक एल्डो पेंटोज है। एल्डो बता रहा है एल्डिहाइड समूह और पेंटोज बता रहा है कि कार्बन कितने हैं? 5। उसी प्रकार डीऑक्सीराइबोज की बात करें, डीऑक्सीराइबोज में भी 5 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड समूह है, तो एल्डोपेंटोज। ग्लूकोज की बात करते हैं, ये देखिएगा ग्लूकोज क्या है? एल्डोज, क्योंकि उसमें समूह कौन सा? मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड। कार्बन कितने हैं? 6। तो हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। उसी प्रकार फ्रक्टोज को हम क्या बोल देंगे? कीटोज है। कैसा कीटोज है? हेक्सोकीटोज। कैसा कीटोज है बच्चों? ये है ना, कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज को हम क्या बोल देंगे बच्चों? कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज को हम बोल देंगे कीटोहेक्सोज। कीटो यानी कि कीटोन समूह है और हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन इसमें है। तो बच्चों अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं मोनोसेकेराइडों के प्रकाशीय गुणों की। तो सबसे पहला सवाल बच्चों जो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए वो ये कि सर ये प्रकाशीय गुण क्या होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चों, कोई भी रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड प्रकाश के साथ कैसा व्यवहार दर्शाता है, प्रकाश के साथ कैसी प्रतिक्रिया दर्शाता है, उसी को हम कहते हैं उसका प्रकाशीय गुण। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चों, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा बाकी सभी मोनोसेकेराइड प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होते हैं। अच्छा, कौन से यौगिक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होंगे? तो बच्चों वे अणु या वे यौगिक जिनकी संरचना में असम्मिति अनुपस्थित होगी, वे सभी यौगिक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होंगे।
अब निश्चित रूप से बच्चों आपके मस्तिष्क में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वे सभी यौगिक जो तल ध्रुवित प्रकाश को यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PPL, वे सभी यौगिक जो तल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रकाशीय सक्रिय यौगिक। अब निश्चित रूप से आपके माइंड में एक और अगला क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये तल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो आइए बच्चों इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं बात को। तो ध्यान से सुनिएगा, बल्ब से जो लाइट हमारी तरफ आती है या सूर्य से जो प्रकाश हमारी तरफ आता है, सूर्य प्रकाश, वो जो नॉर्मल लाइट है वो होती है अनपोलराइज्ड, हिंदी में कहें तो अध्रुवित प्रकाश। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ बच्चों, हम जानते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है प्रकाश, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं, सामान्य प्रकाश में या अध्रुवित प्रकाश में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस सारी दिशाओं में होते हैं। लेकिन अगर इसे एक उपकरण से गुजारा जाए जिसका नाम होता है पोलराइजर, तो इस पोलराइजर नामक उपकरण से गुजारने के बाद ये जो प्रकाश है अध्रुवित प्रकाश, उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक सिंगल प्लेन में यानी एक ही तल में रह जाएंगे और उस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में बच्चों इसे हम कहते हैं PPL यानी तल ध्रुवित प्रकाश। अब अगर इस PPL के रास्ते में एक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक का जलीय विलयन रखा जाए, एक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक का जलीय विलयन रखा जाए, तो बच्चों ये जलीय विलयन जो है उस प्रकाशीय सक्रिय यौगिक का, वो इस तल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मोड़ देता है। यही होते हैं प्रकाशीय सक्रिय यौगिक। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होते हैं वे एक प्रकार की समावयवता यानी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, दर्शाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। यानी बच्चों ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक जो होते हैं वो दो मिरर इमेज फॉर्म्स यानी दर्पण प्रतिरूपों में पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रतिबिंब समावयवी। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब समावयवी, अंग्रेजी में कहते हैं इनेंशियोमर्स, ठीक है। और इनमें से जो एक मिरर इमेज फॉर्म है उसे कहते हैं डी रूप अथवा डी प्रतिबिंब, जबकि दूसरे को कहते हैं एल रूप अथवा एल प्रतिबिंब। आइए बच्चों कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कैसा यौगिक, कैसा मोनोसेकेराइड है, ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक नहीं है, जबकि शेष सभी मोनोसेकेराइड कैसे हैं? प्रकाशीय सक्रिय यौगिक। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक है, जबकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन प्रकाशीय निष्क्रिय यौगिक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये तल ध्रुवित प्रकाश को ना तो क्लॉकवाइज और ना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, किसी भी दिशा में घुमाता नहीं है, क्योंकि इसकी संरचना में क्या है बच्चों? सममिति यानी सिमेट्री है। गौर से देखिएगा, हम इस स्ट्रक्चर को यहां पर इस प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिमेट्रिकल यानी सममित। जबकि अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को देखें बच्चों तो यहां इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों नहीं है? बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सिंपल से एग्जांपल से बात को समझते हैं बच्चों। आप सभी जानते हैं मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। इस मेथेन मॉलिक्यूल में यहां पर कार्बन सेंटर में है और उसके चारों तरफ है हाइड्रोजन। अब बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इतनी बात पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हम कहते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। तो ये 4 संयोजकता कई अलग अलग तरीकों से पूरा कर सकता है। एक तरीका होता है 4 सिंगल बॉन्ड्स बना के, ठीक है बच्चों। मेथेन मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन है आप सेंटर में देख रहे हैं, ये जो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो अब देखिएगा ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर में कार्बन है इसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं ये कैसे हैं? एक समान है ना। इससे जो 4 परमाणु जुड़े हुए हैं वो क्या है? सारे एक समान, यानी इसकी संरचना कैसी है? सममित। तो जो सममित होता है यौगिक वो प्रकाशीय सक्रिय यौगिक नहीं होता है। तो मेथेन कैसा है? प्रकाशीय निष्क्रिय यौगिक, प्रकाशीय निष्क्रिय यौगिक। लेकिन उसी की तुलना अगर हम इससे करें ग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा अणु है? प्रकाशीय सक्रिय यौगिक।
क्योंकि इसकी संरचना में क्या है, असममिति। देखिएगा कैसे, ये जो सेंटर में आप कार्बन देख रहे हैं, ये जो सेंटर में आप कार्बन देख रहे हैं, आईयूपीएसी नंबरिंग करें अगर हम बच्चों, तो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन और ये है थर्ड कार्बन। ये जो सेकंड कार्बन है जिसपे स्टार लगा हुआ है, ये कैसा है बच्चों, किरैल कार्बन। किरैल का मतलब होता है हिंदी में असम्मित, हिंदी में मतलब होता है असम्मित। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा कैसे चेक करते हैं। चेक करने का तरीका, किसी अणु में जिस परमाणु को चेक कर रहा हूं, कार्बन परमाणु को, उस पर फोकस करते हैं। 4 सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं। पहली शर्त 4 सिंगल बॉन्ड बनाता हो, पहली शर्त 4 सिंगल बॉन्ड बनाता हो। ठीक है, दूसरी शर्त, इन 4 सिंगल बॉन्ड पर जो समूह जुड़े हुए हैं वे सभी भिन्न होने चाहिए। तो देखिएगा, ये सिंगल बॉन्ड इसको आधा कट किया, ये सिंगल बॉन्ड इसको आधा कट किया, ये सिंगल बॉन्ड इसको आधा कट किया, ये सिंगल बॉन्ड इसको आधा कट किया। अब इस बॉन्ड पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इस बॉन्ड पर क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा समूह एल्डिहाइड। इस पर क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह। इस पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH समूह। तो आप देख सकते हैं इन 4 लाल घेरों में जो लिखा हुआ है वो सभी में भिन्न है। यहां पर है CHO एल्डिहाइड समूह, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है CH2OH और यहां पर है OH। तो इस कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह क्या है, भिन्न। तो हम कहेंगे इस कार्बन परमाणु के चारों तरफ जो समूहों का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है, असममित यानी एसिमेट्रिकल। यानी हम कहेंगे ये जो कार्बन है जिसपे स्टार लगा हुआ, ये कैसा कार्बन है, किरैल कार्बन। तो बच्चों किरैल कार्बन का मतलब यह हुआ, किसी अणु में अगर किरैल कार्बन है और इकलौता ही किरैल कार्बन है, तो निश्चित रूप से वो अणु कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, असममित। यानी वो अणु कैसा होगा, प्रकाशीय सक्रिय यौगिक। वो तल ध्रुवित प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यह पता करने के लिए एक ही उपाय है, और वो क्या है बच्चों, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और पता करते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है यानी दक्षिणावर्ती है या लेवो रोटेटरी है, वामावर्ती है। ठीक है बच्चों, एक बात और समझिएगा यहां पर बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लेवो रोटेटरी होगा, यह पता करने का तो एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंट करके पता करना। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर दो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, यानी उनके 2 प्रतिबिंब समावयवी मिलते हैं। ठीक है, मिरर इमेज फॉर्म्स में मिलते हैं। जैसे यहां पर ये 2 जो चित्र आप देख रहे हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मिरर इमेज फॉर्म्स यानी प्रतिबिंब समावयवी हैं। अब इनमें से एक को कहा जाता है कैपिटल डी रूप तथा दूसरे को कहा जाता है कैपिटल एल रूप। यहां पर बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, बड़ी सावधानी बरतनी है, आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनेंगे तो 100% याद रहेगी आपको बात। यहां पर कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी जरूरी नहीं है और कैपिटल एल का मतलब लेवो रोटेटरी जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या मतलब है यहां पर ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा जाता है, कैपिटल डी का सिंपल मतलब है डेक्स्ट्रो यानी दाईं तरफ, कैपिटल एल का मतलब है लीवो जिसका सिंपल मतलब है बाईं तरफ। तो क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर तो 3D होगा ना, क्योंकि इस कार्बन ये 4 जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर 3D है। लेकिन जो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है या पेपर पर जब आप बनाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर, तो वो कैसा है, निश्चित रूप से प्लेनर स्ट्रक्चर यानी समतल संरचना, तलीय संरचना। ठीक है बच्चों, तो इस समतल संरचना में जो किरैल कार्बन है, एक ही किरैल कार्बन है यहां पर, ये C2 देखिए आप, ये किरैल कार्बन, इस किरैल कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह किस तरफ लिखा हुआ आप देखें, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो राइट साइड लिखा है, इसलिए इसके नाम से पहले हम क्या लिख देंगे, कैपिटल D। उसी प्रकार बच्चों इसका जो मिरर इमेज फॉर्म होगा उसमें किरैल कार्बन पर ये OH समूह लेफ्ट साइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखिए ये किरैल कार्बन, इस पे स्टार लगा देते हैं, ये किरैल कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह किस तरफ है, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। तो इसके नाम से पहले हम क्या लिख देंगे, कैपिटल L। तो कैपिटल L और कैपिटल D बच्चों ये बताते हैं कि समतल संरचना में किसी अणु में किरैल कार्बन से जुड़ा OH समूह बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, दैट्स इट। दाईं तरफ है तो नाम से पहले कैपिटल D लिखा जाएगा, और बाईं तरफ है तो नाम से पहले कैपिटल L लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका यहां पर इसके तल ध्रुवित प्रकाश के दक्षिण घूर्णन या उत्तर घूर्णन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वो तो हमें कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा।
अच्छा बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो एक सिंपल अणु है, इसमें एक ही किरैल कार्बन है। अगर एक से अधिक किरैल कार्बन हो तो क्या करें, जैसे कि ग्लूकोज। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं बात को। ये है ग्लूकोज के डी तथा एल ग्रुप, ठीक है। अब ग्लूकोज का अणु अगर आप देखें बच्चों, तो यहां पर ये जो पहला कार्बन है ये किरैल कार्बन नहीं है। किरैल कार्बन के लिए मैं आपको पहले ही शर्त बता चुका हूं बच्चों, वो कैसे क्या बनाता हो, 4 सिंगल बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं यहां पर एल्डिहाइड समूह है, तो एल्डिहाइड समूह ये रहा, यहां पर एक डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो ये किरैल कार्बन हो नहीं सकता। तो ग्लूकोज में C1 किरैल कार्बन नहीं है। उसी प्रकार ये जो 6th कार्बन है CH2, इसमें आप देखेंगे 6th कार्बन C6 पर यहां पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। कोई भी दो समूह एक समान होने पर वो कार्बन किरैल कार्बन नहीं होगा। तो बाकी बचे हुए जो 4 कार्बन हैं बच्चों, वो कैसे हैं, यहां पर किरैल कार्बन। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें C3 को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए सबसे पहले 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यस, 1 2 3 4। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हाफ कट किया, सिंगल बॉन्ड हाफ कट किया, सिंगल बॉन्ड हाफ कट किया, सिंगल बॉन्ड हाफ कट किया। अब इस बॉन्ड पर जो पूरा समूह है उसको कवर कर लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 पूरा कवर कर लेना इस मॉलिक्यूल का रिमेनिंग पार्ट उस बॉन्ड पर, और ये 4 पूरा कट कर लिया। तो आपने गौर किया, उस कार्बन को जिसे हमें चेक करना है कि वो किरैल है या नहीं, उसको छोड़कर बाकी पूरे अणु का जो शेष भाग है वो सारे 4 उन गोलों में आ जाने चाहिए। तो अब यहां देखेंगे ये चारों समूह क्या है बच्चों, भिन्न। तो हम कहेंगे C3 कैसा कार्बन है, किरैल कार्बन। कुछ बच्चे यहां पर गलती से चेक करते हैं, गलत मेथड अप्लाई करते हैं, तो देखिएगा वो गलत तरीका भी आपको बताते हैं जो आपको नहीं फॉलो करना है, बचना है, ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे गोला लगाते हैं, जैसे ये C3 है तो इस पे एक गोला ये ऐसे लगा दिया, फिर दूसरा गोला ये ऐसे लगा दिया ब्लू कलर में। तो आपने गौर किया, अब अगर ब्लू कलर में गोलों को आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है CHOH, यहां भी लिखा है CHOH, तो आपको लगेगा ये दो समूह एक समान है, तो ये कार्बन आप कहेंगे ये किरैल नहीं है। नहीं बच्चों, कैसे चेक करना है, जैसे ब्लू घेरे बनाए हैं वैसे चेक नहीं करना है। कैसे चेक करना है, जैसे हमने लाल घेरे बनाए हैं वैसे चेक करना है। तो ध्यान रखिएगा, लाल घेरों वाला तरीका क्या है, सही है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये दोनों मिरर इमेज फॉर्म्स हैं, और उसी तरह से आप चेक कीजिएगा C2 C3 C4 C5 किरैल कार्बन है। C2 C3 C4 और C5 कैसे हैं, किरैल कार्बन। अब ऐसा अणु जिसमें एक से अधिक किरैल कार्बन हो, उसमें सिंपल रूल ये रहेगा बच्चों, अंतिम किरैल कार्बन से जुड़ा OH समूह यदि राइट हैंड साइड पर है तो नाम से पहले कैपिटल D लिखा जाएगा, और अंतिम किरैल कार्बन से जुड़ा OH समूह अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नाम से पहले कैपिटल L लिखा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अंतिम किरैल कार्बन। बच्चों मैंने अंतिम कार्बन नहीं कहा, अंतिम कार्बन तो छठा है, मैंने कहा अंतिम किरैल कार्बन। अंतिम किरैल कार्बन है C5 से जुड़ा OH समूह यहां पर लेफ्ट साइड है तो नाम से पहले कैपिटल L, ये है L ग्लूकोज। इधर देखिएगा इसका मिरर इमेज एग्जैक्ट उल्टा पुल्टा है सब कुछ, है ना। तो यहां पर C5 पर देखिए ऑब्वियस सी बात है, OH कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, तो नाम से पहले क्या लिखा जाएगा, कैपिटल D, ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार हम फ्रक्टोज के मिरर इमेज फॉर्म्स की बात कर सकते हैं। तो आप चेक कीजिएगा, यहां पर जानकारी के लिए बता दें C3 C4 और C5 ये किरैल कार्बन है। C3 C4 और C5 क्या है, किरैल कार्बन। अंतिम किरैल कार्बन कौन सा है, C5। OH समूह राइट साइड तो नाम से पहले कैपिटल D, इधर OH समूह लेफ्ट साइड तो नाम से पहले कैपिटल L, सिंपल सी बात। अब एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कंक्लूजन, हमने जो पूरा डिस्कशन किया उसको समराइज करते हैं, उसका सार क्या है, सार ये है बच्चों, कैपिटल D रूप जो होता है, ये मिरर इमेज फॉर्म्स की बात हो रही है यहां पर। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक समावयवता की, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो कैपिटल D रूप जो होता है उसमें अंतिम किरैल कार्बन से जुड़ा OH समूह दाईं तरफ अगर है, दाईं तरफ होता है, जबकि कैपिटल L रूप में अंतिम किरैल कार्बन से जुड़ा OH समूह बाईं तरफ होता है, सिंपल। फिर अगर मान लीजिए कोई प्रकाशीय सक्रिय यौगिक दक्षिणावर्ती है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो हम कैसे दर्शाएंगे उसके नाम में, अगर दर्शाना हुआ तो हम कैसे दर्शाएंगे, कोष्टक में लिखेंगे प्लस। उसी प्रकार यदि कोई प्रकाशीय सक्रिय यौगिक तल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे, कोष्टक में लिखेंगे माइनस। ये होता है दर्शाने का तरीका कि कौन दक्षिणावर्ती है और कौन वामावर्ती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखा हुआ है बच्चों। D तथा L अंकन पद्धति का यौगिक की प्रकाशीय क्रिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यानी उदाहरण के तौर पे किसी यौगिक के नाम से पहले कैपिटल D लिखा हो तो यह जरूरी नहीं है कि वो दक्षिणावर्ती होगा।
या यूं कहें किसी यौगिक के नाम से पहले कैपिटल एल लिखा हो तो जरूरी नहीं है कि वो वामावर्ती होगा। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, कैपिटल डी ग्लूकोज दक्षिणावर्ती होता है, निश्चित रूप से। कैसे पता चला? प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट से पता चला। लेकिन जबकि ये देखिएगा, जबकि गौर कीजिएगा, डी फ्रक्टोज कैसा होता है बच्चों? वामावर्ती। अब आप देखें यहां पर फ्रक्टोज के नाम से पहले क्या लिखा है? कैपिटल डी, लेकिन होता कैसा है? वामावर्ती। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करके। सिंपल सी बात ध्यान रखें बच्चों, बस आप इतना सा बोल सकते हैं। तो यहां पर कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है इन दोनों के बीच में। नाम से पहले कैपिटल डी लिखा हो तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यौगिक दक्षिणावर्ती होगा, वो वामावर्ती भी हो सकता है। उदाहरण, डी फ्रक्टोज वामावर्ती होता है। बस इतना जरूर है बच्चों। अगर कोई आपसे यह कह दिया जाए कि एक मिरर इमेज फॉर्म दक्षिणावर्ती है, तो आप कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि उसका जो प्रतिबिंब समावयवी होगा वो कैसा होगा? वामावर्ती। बस इतनी सी बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बच्चों, मोनोसेकेराइडों की प्रकाशीय प्रकृति को या प्रकाशीय व्यवहार को हम समझने के बाद अब हम आते हैं मोनोसेकेराइडों की संरचनाओं पर। मोनोसेकेराइड मुख्य रूप से दो संरचनाओं में मिलते हैं। ये होती है सीधी श्रृंखला तथा वलयाकार संरचना, स्ट्रेट चेन एंड रिंग चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर जलीय विलयन में 5 या 5 से अधिक कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड होते हैं, यानी कि पेंटोज, हेक्सोज तथा हेप्टोज, ये सभी मुख्य रूप से वलयाकार संरचना में मिलते हैं। और दो प्रकार के वलय हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं पायरेनोज रिंग फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म। ये शब्द हावर्थ नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे। क्या होते हैं ये समझते हैं इन्हें। फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म में ये 5 सदस्य वलय होता है। 5 सदस्य वलय मतलब इस वलय में 5 परमाणु होते हैं। ये गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5। 4 है कार्बन तथा 1 है ऑक्सीजन। जबकि पायरेनोज वलय में कुल 6 सदस्य वलय होता है, यानी 6 परमाणु होते हैं वलय में। कौन कौन से देखिएगा? 1 2 3 4 5 और 6। 5 कार्बन तथा 1 ऑक्सीजन। पायरेनोज वलय ग्लूकोज में पाया जाता है उदाहरण के तौर पे, और फ्यूरेनोज वलय फ्रक्टोज में पाया जाता है। तो देखिएगा यहां पर चक्रीय संरचना में ग्लूकोज के चक्रीय रूपों की हम बात करें तो चक्रीय संरचना में ग्लूकोज 2 अलग अलग रूपों में मिलता है जो कि समावयवी होते हैं। तो गौर से देखिएगा, पहले तो इन दोनों संरचनाओं की आपको तुलना करनी है। गौर से देखेंगे आपको पूरा स्ट्रक्चर एक समान है, बस एक अंतर है। क्या अंतर है? इस कार्बन को देखिएगा आप, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं इन दोनों संरचनाओं में इस कार्बन पर OH तथा H की स्थिति भिन्न है। यहां पर देखिए OH समूह नीचे की तरफ है जबकि यहां पर OH समूह ऊपर की तरफ है। बस इतना सा अंतर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम। तो जब आणविक सूत्र एक समान है तो सबसे पहली बात बच्चों, ये दोनों जो यौगिक हैं ये क्या होंगे? एक दूसरे के समावयवी यानी आइसोमर्स। और यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के केस में एक विशिष्ट शब्द दिया जाता है और वो शब्द है बच्चों एनोमर्स। वो शब्द क्या है? एनोमर्स। तो ये दोनों ध्यान रखें हम, इसको बोल दिया अल्फा ग्लूकोज और इसको बोल दिया बीटा ग्लूकोज। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समावयवी, और इन्हें विशिष्ट रूप से किस नाम से जाना जाता है? एनोमर्स। अब आपके मन में एक जिज्ञासा आनी चाहिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था वो ग्लूकोज का रेखीय रूप था और ये कैसा रूप है? चक्रीय। आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर ये चक्रीय रूप बना कैसे, ये चक्रीय रूप बना कैसे? तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आइडिया। चक्रीकरण अभिक्रिया के द्वारा बना, नाम से ही हिंट मिल रहा है। रेखीय रूप जिस अभिक्रिया के द्वारा चक्रीय रूप में बदल जाए उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? चक्रीकरण अभिक्रिया। यह आपके सिलेबस में नहीं है, आज तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया और न ही पूछे जाने की कोई कभी नहीं आएगा। बस सिर्फ आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पर सबसे पहले यह है रेखीय संरचना। देखिएगा आप, यह है C1 2 3 4 5 6। ये एल्डिहाइड समूह आपको नजर आ रहा है। अब यहां पर क्या होता है, अगर हम इसका एक मॉडल बनाए 3D मॉडल, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। और इसका रीजन ये है बच्चों, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बहुत ही बुनियादी बात है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके चारों तरफ फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, मुक्त घूर्णन पॉसिबल है, संभव है। तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए छठा कार्बन वाला ये इसके पास आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो OH समूह देख रहे हैं आप, यहां इसकी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दरअसल यहां पर अभिक्रिया हो भी जाए तो यहां जो 7 सदस्य वलय यानी 7 परमाणुओं वाला जो रिंग बनेगा वो होता है अनस्टेबल,
इसलिए ये नहीं बनेगा, यहां पर 6 परमाणुओं वाला वलय ही बनेगा। तो कैसे बनेगा समझिएगा। ये सारी जो संरचना है आप देखें, इसमें जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर जो लिखा हुआ है वो आएगा नीचे, C2 पर OH राइट साइड नीचे, C3 पर लेफ्ट साइड ऊपर, C4 पर राइट साइड नीचे, C5 पर राइट साइड नीचे, देखा आपने। लेकिन अब क्या होगा, ये जो C4 C5 बॉन्ड देख रहे हैं, अगर इस बॉन्ड को घुमाया जाए, ये घूम सकता है क्योंकि इसके चारों तरफ मुक्त घूर्णन संभव है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। नाउ ये OH आ जाएगा ऊपर, CH2OH चला जाएगा ऊपर, और ये यहां H आ जाएगा नीचे। तो गौर कीजिएगा, ये OH ये देखिए ऊपर चला गया, ये CH2OH ऊपर चला गया, ये ऊपर, और ये H नीचे की तरफ आ गया, ये H नीचे की तरफ आ गया। ठीक है बच्चों, अब अभिक्रिया होगी, क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन पर जाएंगे। यहां पर बच्चों ये सारी बातें आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी आपको यहां दी जा रही है। क्वेश्चन सिर्फ ये जिज्ञासा के लिए डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान रखें, परेशान ना हो। तो यहां पर ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर यहां पर ये कार्बन, और यहां पर ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, इसका लोन पेयर का अटैक होगा, ये O माइनस आएगा तो ये H+ ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH समूह। ठीक है, ये जो कार्बन है इस पर आएगा प्लस चार्ज, ये C1 है, ध्यान रखिएगा, ये C1, गौर कीजिए, ये C1 है यहां पर फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन ही है, इस पर एक कार्बोकैटायन बनेगा ये, और यहां पर आप देख सकते हैं इस पे एक H जुड़ा हुआ है, और यहां पर ये जो O देख रहे हैं इसका अटैक होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये H+ चला जाएगा तो पीछे बचेगा O-, इस लोन पेयर का अटैक होगा, इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में एक नया बॉन्ड बनेगा, और क्या बन जाएगा, चक्रीय रूप। कुछ इस प्रकार देखिएगा, यहां पर एक रूप वो होगा और दूसरा रूप ये होगा। दरअसल बच्चों कार्बोकैटायन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कि यहां पर ये जो कार्बोकैटायन है 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो जब लोन पेयर का अटैक होगा तो ये OH समूह नीचे की तरफ भी धकेला जा सकता है और ऊपर की तरफ भी धकेला जा सकता है। एक बार फिर बोलते हैं बच्चों, नीचे की तरफ भी धकेला जा सकता है और ऊपर की तरफ भी धकेला जा सकता है। अगर नीचे की तरफ धकेला, दोनों की संभावना बराबर है, अगर नीचे की तरफ धकेला गया तो क्या बनेगा, अल्फा फॉर्म, और अगर ऊपर की तरफ धकेल दिया गया तो बच्चों क्या बनेगा, बीटा फॉर्म। किस अभिक्रिया के द्वारा बना, चक्रीकरण अभिक्रिया। सिंपल जिज्ञासा हो सकती थी, इसलिए बात की, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पे। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है बच्चों, एनोमर एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी। इतनी सी बात आपके काम की है, ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात। जलीय विलयन में ग्लूकोज मुख्यतः चक्रीय रूपों में मिलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनोमर। एनोमरों में एनोमेरिक कार्बन पर H तथा OH समूह की स्थिति क्या होती है, भिन्न। और ये ग्लूकोज में उदाहरण के तौर पर एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, C1। रटना नहीं कि हमेशा C1, हमेशा नहीं। फ्रक्टोज में क्या होता है, C2 एनोमेरिक कार्बन होता है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर ये एनोमेरिक कार्बन क्या है। ये देखिए, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जब मोनोसैकेराइड का रेखीय रूप चक्रीय रूप में बदल जाता है। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, अभी हमने देखा चक्रीकरण अभिक्रिया के द्वारा। तब जो एल्डिहाइड अथवा कीटोन कार्बन परमाणु होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। और इस पर एनोमर वो समावयवी होते हैं जो एनोमेरिक कार्बन पर क्या रखते हैं, भिन्न विन्यास रखते हैं, यानी परमाणुओं या समूहों का भिन्न भिन्न जो है अरेंजमेंट, व्यवस्था उस पर होती है। एक बात और इंपॉर्टेंट, एनोमर बच्चों केवल चक्रीय रूप में मिलेंगे, क्योंकि अल्फा यानी कि अल्फा तथा बीटा फॉर्म की बात हम सिर्फ और सिर्फ चक्रीय रूप में यानी साइक्लिक फॉर्म में ही करेंगे, रेखीय रूप में करने वाले नहीं हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर एक और शब्द आता है बच्चों, एपीमर। क्या होते हैं एपीमर, सुनिएगा ध्यान से। 2 शर्करा अणु जो केवल एक कार्बन परमाणु पर भिन्न विन्यास रखते हैं, क्या कहलाते हैं, एपीमर। एपीमर रेखीय तथा चक्रीय दोनों ही रूपों में मिलते हैं। उदाहरण से इस बात को समझते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा, यहां पर ग्लूकोज के एपीमर की हम बात कर रहे हैं। ये है डी ग्लूकोज, ये है डी मेन्नोज तथा ये है डी गैलेक्टोज। आपको सिर्फ तुलना करनी है, संरचना की तुलना करनी है। गौर से देखिएगा यहां पर, है ना, C1 सेम, C2 सेम, C3 सेम, C4 पर डिफरेंट है। गौर कीजिएगा, C4 पर डी गैलेक्टोज में C4 पर OH लेफ्ट साइड, जबकि ग्लूकोज में राइट साइड। डिफरेंस नजर आया। कितने कार्बन पर भिन्न है, केवल एक कार्बन पर। C5 पर सेम, C6 पर सेम। तो ये दोनों पहली बात तो एक दूसरे के समावयवी हैं, लेकिन
कार्बोनिल कार्बन पर नहीं है, एल्डिहाइड कार्बन या कीटोन कार्बन पर नहीं है, उसके अलावा दूसरे कार्बन पर है ना। तो किसी भी कार्बन पर नहीं हो, एक ही कार्बन पर भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीमर। सिंपल सी बात। तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर है, यस है। आइए ग्लूकोज को मैनोज के साथ कंपेयर करते हैं। C1 पर सेम, C2 पर भिन्न है, यहां पर OH लेफ्ट साइड, यहां राइट साइड, बाकी सब सेम है। ये दोनों क्या है, समावयवी। क्या बोलेंगे इनको, एपीमर। तो डी मैनोज डी ग्लूकोज का एपीमर है, डी गैलेक्टोज भी डी ग्लूकोज का एपीमर है। लेकिन बच्चों अब हम इन दो की तुलना करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, इन दो की तुलना, इन दोनों की तुलना करते हैं। कितने कार्बन पर भिन्न है, गौर कीजिएगा। C2 पर भिन्न है, C4 पर भी भिन्न है। तो मैनोज तथा गैलेक्टोज यहां पर 2 कार्बन परमाणु पर भिन्न हो गए बच्चों। ये समावयवी तो हैं, लेकिन इन्हें हम एपीमर नहीं कहेंगे, क्योंकि एपीमर केवल एक कार्बन परमाणु पर भिन्न विन्यास रखते हैं। तो आइए बच्चों, अभी तक आपने कितना, एक और इंपॉर्टेंट बात, निष्कर्ष जो महत्वपूर्ण है, देखिए एपीमर वो होते हैं जो एक कार्बन परमाणु पर भिन्न विन्यास रखते हैं। वे शर्करा अणु जो एक कार्बन परमाणु पर भिन्न विन्यास रखते हैं। तो हम कह सकते हैं सभी एनोमर एपीमर होते हैं, क्योंकि जो अल्फा बीटा रूप हमने देखा वो भी तो एक ही कार्बन परमाणु पर भिन्न है। कौन सा कार्बन परमाणु, एनोमेरिक कार्बन। सभी एनोमर एपीमर होते हैं, किंतु सभी एपीमर एनोमर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। आइए आपकी समझ परखते हैं, अभी तक आपने कितना ध्यान से सुना, सत्य असत्य पहचानना है आपको। डी ग्लूकोज तथा डी गैलेक्टोज एपीमर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप चेक कीजिएगा ऑनेस्टली अपने आप को, है ना। ये क्या हो जाएगा, सत्य है ये। फिर डी ग्लूकोज तथा डी मैनोज एपीमर होते हैं, ये बात भी क्या है बच्चों, सत्य। लेकिन यह लिखा हुआ है डी गैलेक्टोज तथा डी मैनोज एपीमर होते हैं। हमने देखा डी गैलेक्टोज तथा डी मैनोज में 2 कार्बन परमाणुओं पर भिन्न विन्यास है, तो ये एपीमर नहीं कहे जा सकते। तो यह वाक्य क्या हो गया बच्चों, यह हो गया असत्य। इसी के साथ ही बच्चों यहां पर ये डिस्कशन जो है समाप्त होता है। अब हम मोनोसेकेराइडों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करेंगे। सबसे पहले पेंटोज की। पेंटोज जिसमें 5 कार्बन हो। 2 महत्वपूर्ण उदाहरण है, राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है बच्चों आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। क्या होता है आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, आरएनए तथा डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबोज का फॉर्मूला देखें आप बच्चों, जो पेंटोज का सामान्य फॉर्मूला होता है C5H10O5। लेकिन डीऑक्सी राइबोज जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ये इसका अपवाद है। देखें आप, इसमें 1 ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कितने हैं, केवल 4, यहां कितने हैं, 5। डिफरेंस समझ में आ गया। संरचना देखिएगा, C2 पर, ये C2 पर यहां पर देखिएगा भिन्न संरचना आपको नजर आएगी। यहां पर है OH, यहां पर क्या है OH, जबकि यहां पर क्या है बच्चों H। 1 ऑक्सीजन क्या है, कम है संरचना में। अब उदाहरण आपको याद रखने हैं, धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे बड़े आराम से। राइबोज मिलता है आरएनए के अलावा एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। फिर एफएडी, एफएमएन, एनएडी, ये सभी जो है श्वसनी एंजाइम जो होते हैं उनके सहकारक होते हैं। सिंपल सी बात, तो वहां उसका भी ये हिस्सा होता है। फिर अगर बात की जाए ग्लूकोज, कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल हेक्सोज शर्कराओं के, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, छोटी छोटी सी बातें। इसे अंगूर शर्करा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि अंगूर में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि रक्त में जब कार्बोहाइड्रेट का परिसंचरण होता है तो किस रूप में होता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में, इसलिए इसको रक्त शर्करा भी कहते हैं। इसका एक और नाम डेक्सट्रोज भी है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी कि दक्षिणावर्ती होता है। कैसे पता चला, प्रयोग द्वारा पता चला, सिंपल सी बात। तो इसलिए इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज यानी ये क्या बता रहा है नाम, कि ये कैसा है, दक्षिणावर्ती। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मुख्य श्वसनी क्रियाधार होता है। ध्यान रखिए, मुख्य श्वसनी पदार्थ। क्यों बोला, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत कहां से होती है, देखिए आप, ग्लूकोज से। 10 एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं का एक पूरा श्रृंखला होती है, जिसमें अल्टीमेटली अंतिम रूप से क्या बनता है, पाइरुवेट के 2 अणु बनते हैं, जो कि आगे चलकर के एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं, जो कि फिर आगे चल के क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मुख्य श्वसनी क्रियाधार।
फ्रक्टोज ये सबसे मीठी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रक्टोज इसे फ्रूट शुगर यानी कि फल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि फलों में अक्सर अधिकतर यही पाई जाती है। अब ये मत कहिएगा कि अंगूर इकलौता फ्रूट थोड़ी है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो अधिकांश फलों में प्रचुर रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, इसलिए इसे फल शर्करा भी कहते हैं। शहद में भी पर्याप्त रूप से मिलता है। इसका एक और नाम है बच्चों लेव्युलोज। क्यों बोला लेव्युलोज? लेवु यानी लेबोरोटेटरी यानी वामावर्ती, ये वामावर्ती होता है, इसलिए इसका एक और नाम क्या है? लेव्युलोज। ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंपल सी बात। फिर इसके बाद गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज का एक नाम है ब्रेन शुगर। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन टिश्यू है या यूं कहें नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक, उसकी कोशिकाओं में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहां पर कोशिका झिल्ली की सतह पर ग्लाइकोलिपिड होते हैं उसके अंश के रूप में। मुक्त रूप से यह बहुत ही कम मिलता है, दुर्लभ रूप से ही मिलता है। अधिकांश रूप से कुछ यौगिकों के एक हिस्से के रूप में या अवयव के रूप में मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ग्लाइकोलिपिड, लैक्टोज की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो मोनोसेकेराइडों से मिलकर बने होते हैं। तो लैक्टोज बना होता है बच्चों यहां पर दो मोनोसेकेराइडों से मिलकर, एक है गैलेक्टोज तथा दूसरा होता है ग्लूकोज। तो आप समझे, हमेशा किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, सिंपल सी बात। फिर वही बात मैनोज के लिए भी लागू होती है। यह भी स्वतंत्र रूप में बहुत ही दुर्लभ मिलता है, अक्सर यौगिकों के घटक के रूप में मिलता है। छोटी छोटी सी बातें बच्चों, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं थी। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट था, फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट थे। फिर ओलिगोसैकेराइड्स पर हम आते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइडों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये इसमें आपस में ओलिगोसैकेराइडों का निर्माण कैसे होता है? मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधों द्वारा जुड़ी होती है। और ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण बच्चों कैसे होता है? यहां पर एक अभिक्रिया के द्वारा होता है बच्चों। उस अभिक्रिया का नाम है निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया कैसे होती है? ये ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण एक मोनोसैकेराइड के एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह तथा दूसरे मोनोसेकेराइड के OH समूह के मध्य निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। निर्जलीकरण यानी जल की हानि, लॉस ऑफ वाटर। संश्लेषण यानी निर्माण। आपको पूछना चाहिए किसका निर्माण? उत्तर है एक नए कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण, एक नए कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण। तो दो मोनोसेकेराइड जब यहां अभिक्रिया करते हैं तो एक तो जल के अणु की हानि होती है, वाटर का लॉस हो जाता है, उसके साथ साथ ही क्या होता है? इन दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नए कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। इसी कारण इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है बच्चों? निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया। अब यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण मोनोसेकेराइडों की, हमेशा याद रखिएगा, चक्रीय संरचनाओं या वलय संरचनाओं के मध्य ही होता है, रेखीय संरचनाओं के मध्य नहीं होता है। ठीक है, वे ओलिगोसेकेराइड। सबसे पहले अब ओलिगोसेकेराइड में भी सबसे सिंपल कौन है? डाइसेकेराइड। सिंपल सी बात, दो मोनोसेकेराइड मिलकर जो ओलिगोसेकेराइड बनेगा उसे हम बोल देते हैं डाइसेकेराइड। डाई यानी दो। तो ये सबसे सरल ओलिगोसेकेराइड होते हैं जो दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। सभी डाइसेकेराइड शर्कराएं होती हैं। उदाहरण के तौर पे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रेहेलोज, ये सभी उसके क्या हैं? उदाहरण। सबसे पहले हम आते हैं माल्टोज पर। माल्टोज को माल्ट शर्करा भी बोलते हैं बच्चों। माल्ट का अर्थ होता है जौ, जो है जौ के अंकुरित बीजों को बोलते हैं माल्ट। माल्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए नाम दे दिया माल्ट शर्करा। सिंपल सी बात। स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती पदार्थ होता है, आगे हम देखेंगे। स्टार्च का जब पाचन होगा तो बीच में पहले बनता है डेक्स्ट्रिन, फिर और पाचन होगा तो बनता है माल्टोज। ठीक है, अंकुरित स्टार्ची बीज होते हैं जैसे ये जिनसे चपाती बनती है अक्सर। अब आप दिमाग लगा लीजिए, गेहूं का बीज, मक्के का बीज, ये जो सारे बीज हैं इन्हें बोलते हैं स्टार्ची सीड्स, क्योंकि इनमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल, ये सारे स्टार्ची सीड कहलाते हैं। इसके बाद माल्टोज की संरचना कुछ ऐसी होती है बच्चों, इसमें दो अल्फा ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ी हैं। देखें आप, अब ये बना कैसे उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये है एक अल्फा डी ग्लूकोज अणु, ये है दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज अणु। इनके बीच में निर्जलीकरण संश्लेषण अभिक्रिया होगी बच्चों। गौर कीजिएगा, ये है C1, ये है C2, ये C3, C4, C5, C6। फिर इधर से ये C1, C2, C3, C4, C5, C6। अब C1 जो कि एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज में, हम देख चुके हैं पहले,
वहां पर जुड़ा हुआ OH समूह निकलेगा यहां से, और यहां से निकलेगा H प्लस। तो यहां से रिमूव हुआ H प्लस, यहां से रिमूव हुआ OH माइनस, दोनों ने मिलकर के बच्चों क्या बना लिया, H2O, यानी जल के अणु की क्या हो जाएगी, हानि, और यहां से नया बंध बनेगा। जब यहां से OH माइनस निकला बच्चों तो पीछे बचेगा C प्लस, क्या बचेगा, C प्लस, और यहां से H प्लस निकलेगा तो पीछे बचेगा O माइनस। इस C प्लस और O माइनस के बीच में बन जाएगा नया बंध, और ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ जाएंगी। इस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब आपको इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, इस बात पर आपको फोकस करना है कि कौन ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा कौन से कार्बन परमाणु आपस में जुड़ने जा रहे हैं। तो एक ग्लूकोज का इकाई का है पहला कार्बन, ये रहा पहला, और दूसरी का कौन सा है, चौथा। इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए अगली स्लाइड में, ये पहला कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो यहां ग्लाइकोसाइडिक बंध को बच्चों को इस तरह से दर्शाया जाता है, एक तीर का निशान, फिर 4, एक जिसका एनोमेरिक कार्बन यहां पर इन्वॉल्व है, हम देखेंगे उसका कौन सा एनोमेरिक फॉर्म है, अल्फा या बीटा। तो जवाब है अल्फा, तो इसके आगे लिख दिया अल्फा। तो आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार, माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, अल्फा 1,4 बीटा 1,4 अल्फा 1,2 बीटा 1,2। आपका उत्तर होना चाहिए अल्फा 1,4। बस इतनी सी बात एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं लैक्टोज पर। लैक्टोज को मिल्क शर्करा यानी दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि ये दूध में पाई जाती है। सबसे कम मीठी शर्करा आपसे पूछे कौन सी, तो लैक्टोज। केवल, और हम जानते हैं दुग्ध का उत्पादन केवल स्तनपायी जीवों में या स्तनधारी जीवों में ही होता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी शर्करा केवल स्तनपायी जीवों में पाई जाती है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज अथवा ग्लूकोज। तो आप बोलेंगे लैक्टोज। इसके बाद ट्रीहेलोज नाम की एक शर्करा होती है जो कि कीटों में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। कीटों में परिसंचरण तंत्र में जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है उसे बोलते हैं हीमोलिम्फ। कीटों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, ट्रीहेलोज। इतनी सी बात। फिर सुक्रोज। सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि गन्ने से प्राप्त होती है। गन्ने का जूस जब हम पीते हैं तो ये चीनी, सिंपल सी बात, चीनी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, सुक्रोज। इतनी सी बात। रसोई घर की शर्करा, क्योंकि रसोई में अक्सर पड़ी रहती है, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली शर्करा है व्यापारिक शर्करा। व्यापारी जो है परचूनी की दुकान पर कौन सी शर्करा मिलती है, यही तो मिलती है। काम की बात ये और है इंपॉर्टेंट, पादपों में फ्लोएम के माध्यम से जब कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का जो है परिवहन होता है, मुख्य रूप किस रूप में होता है बच्चों, सुक्रोज। ये एग्जाम में ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है, मुख्यतः किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। अब क्वेश्चन है क्यों, तो सिंपल सा जवाब ये बच्चों, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, दो मोनोसेकेराइडों से मिलकर बना है। कौन कौन से बता देते हैं आपको, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। अब क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अकेले ज्यादा रिएक्टिव हैं, ज्यादा सक्रिय हैं रासायनिक रूप से, जबकि तुलनात्मक दृष्टि से सुक्रोज कम सक्रिय है। तो कम सक्रिय है तो ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाएगा ना, क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट या शर्कराओं का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है, सुक्रोज के रूप में, ध्यान रखिएगा। फिर यह है इसकी संरचना। सुक्रोज की संरचना के बारे में एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, यह है ग्लूकोज, यह है फ्रक्टोज, ठीक है बच्चों। अब आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा फ्रक्टोज है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इधर बात करें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। नाउ आप देखें ग्लाइकोसाइडिक बंध से कौन से कार्बन जुड़ने जा रहे हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और दोनों ही एनोमेरिक है। तो बच्चों हम तीर का निशान ऐसा लगाएंगे कि दोनों तरफ है, वो तीर का निशान दोनों तरफ। ये बता रहा है कि दोनों ही कार्बन कैसे हैं, एनोमेरिक। ग्लूकोज का C1 एनोमेरिक है और फ्रक्टोज का C2 एनोमेरिक। अब आप ये देखिए कौन से एनोमेरिक रूप है, अल्फा या बीटा। तो ग्लूकोज का तो है यहां पर अल्फा, ये अल्फा, और फ्रक्टोज का कौन सा है बच्चों, बीटा। तो हम लिख देंगे 2 बीटा, सिंपल सी बात। अब सुक्रोज की संरचना में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, वलय देखिएगा, वलय कौन सा है, यहां पर 6 परमाणु वाला वलय यानी पायरिनोज ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज में 5 परमाणु वाला वलय है, 1 2 3 4 और ये 5, 4 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु यानी फ्यूरेनोज वलय। तो देखिएगा हम ऐसे लिख सकते हैं, सुक्रोज इज इक्वल टू अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में है, पायरिनोज वलय में, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोज किस वलय में है, फ्यूरेनोज वलय में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें तो यह है सारांश सारणी, और यही से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। जो भी हमने डिस्कशन किया, काम की बात यह याद रहना चाहिए आपको, सिंपल सी बात। तो यहां पर डाइसैकेराइडों के लिए हम सारणी की बात करें
तो ये नाम लिखे हुए हैं, ये मोनोसेकेराइड इकाइयों के नाम है। कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है वो लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। सिंपल सी बात, माल्टोज के अंदर अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4, माल्टोज के अंदर अल्फा 1,4, लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4, सुक्रोज के अंदर अल्फा 1,2 बीटा और ट्रेहलोज के अंदर अल्फा 1,1 अल्फा, है ना। ट्रेहलोज में भी दोनों ग्लूकोज इकाइयां होती है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, और दोनों के एनोमेरिक कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, और वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, यानी अपचायक तथा अनअपचायक शर्कराओं की संकल्पना, कॉन्सेप्ट क्या होता है आइए समझते हैं। ये टेबल में लिखा हुआ जरूर है, यहां पर क्या होता है समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, एक बात लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस भी शर्करा में, जिस भी डाइसैकेराइड शर्करा में आपको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिले, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा यहां पर होगा अपचायक शर्करा, यानी रिड्यूसिंग शुगर। ये फंडा ध्यान रखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। तो बच्चों, अपचायक तथा अनअपचायक शर्करा का जो कॉन्सेप्ट है वह एक्चुअली केमिकल टेस्ट यानी कि रासायनिक परीक्षणों पर आधारित होता है, जिन्हें कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट तथा फेलिंग्स टेस्ट। क्या होता है इसमें समझिएगा। बेनेडिक्ट वैज्ञानिक का नाम था, फेलिंग दूसरे वैज्ञानिक का नाम था। ये दो सॉल्यूशंस इन्होंने तैयार किए, बेनेडिक्ट ने अलग और फेलिंग ने अलग। क्या डिफरेंस है दोनों में समझिएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ऋणायन होता है सिट्रेट आयन, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन में ऋणायन होता है टार्ट्रेट आयन। ऋणायन भिन्न है, लेकिन जो धनायन है, केटायन है, वो सेम है बच्चों, और वो क्या होता है? क्यूप्रिक आयन। और क्यूप्रिक आयन का जो भी जलीय विलयन होता है बच्चों, आप याद रखिएगा, उसका कलर कैसा होता है? ब्लू इन कलर। अब समझिएगा, तो एक परख नली में हम लेते हैं बेनेडिक्ट का विलयन फॉर एग्जांपल, और अब उसमें शर्करा हमने ऐड की, शर्करा का विलयन ऐड किया। अगर शर्करा रिड्यूसिंग है, अगर शर्करा अपचायक है, तो वो इसे क्या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का दान करने पर क्यूप्रिक आयन का क्या होगा? अपचयन, यानी रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक आयन। और क्यूप्रिक आयन बच्चों किस में बदल जाएगा? क्यूप्रिक आयन बदल जाएगा क्यूप्रस आयन में, Cu+। और यहां पर जो यौगिक बनेगा उसका नाम होगा क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों अवक्षेपण, ठीक है। तो यहां पर वो नीचे जम जाएगा टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में यहां पर लाल अवक्षेप बन जाएगा, रेड पीपीटी बन जाएगा, रेड अवक्षेप। तो अगर रेड पीपीटी बनता है तो हम कहेंगे जो शुगर हमने ऐड किया उसमें, वो शुगर कैसा है? अपचायक, यानी रिड्यूसिंग शुगर। और अगर लाल अवक्षेप नहीं बनेगा, ब्लू कलर जो था इसका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे शर्करा कैसी है? अनअपचायक। ये तो है इसका प्रैक्टिकल बेसिस, प्रायोगिक आधार है इसका, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी शर्कराएं या कौन से कार्बोहाइड्रेट अपचायक तथा कौन से अनअपचायक होते हैं। सभी मोनोसेकेराइड अपचायक होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, सभी मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? अपचायक। एक बात और, ये जो टेस्ट होते हैं बच्चों, ये एक्चुअली होते हैं एल्डिहाइड समूह के लिए ये टेस्ट होता है। तो आप कहेंगे सर कुछ मोनोसेकेराइड तो फिर कीटोज भी है, जैसे फ्रक्टोज, उसमें तो कीटोन समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता ही नहीं। एक बात और सुने बच्चों, ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय यानी पीएच कितना होता है? 7 से ज्यादा। और क्षारीय पीएच पर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कीटोन समूह भी एल्डिहाइड समूह में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि सिंपल सी बात यह है, सारगर्भित बात, सभी मोनोसेकेराइड अपचायक होते हैं। सभी मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, राइबोज हो, डीऑक्सीराइबोज हो, कोई सा भी मोनोसेकेराइड हो, सभी क्या होंगे? अपचायक। दूसरा, कुछ डाइसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड जो है वो होते हैं अपचायक, जबकि कुछ होते हैं अनअपचायक। कैसे? अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा अपचायक और कौन सा अनअपचायक? तो डाइसेकेराइड में हमने एक टेबल देखा था बच्चों, देखिए इस टेबल पर आते हैं फिर से। ये अपचायक और ये क्या है? अनअपचायक। क्या लॉजिक है? ध्यान से सुनिएगा। जिस डाइसेकेराइड में एक का एनोमेरिक कार्बन, एक मोनोसेकेराइड का एनोमेरिक दूसरे के नॉन एनोमेरिक के साथ जुड़ा हुआ है, वह तो होगा अपचायक। जबकि जिस डाइसेकेराइड में दोनों मोनोसेकेराइडों के एनोमेरिक आपस में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, वो कैसा होगा? अनअपचायक, जैसे कि सुक्रोज तथा ट्रेहेलोज। सिंपल सी बात, ये लॉजिक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर अब बात आती है पॉलीसेकेराइड की। सभी पॉलीसेकेराइड अनअपचायक होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों पॉलीसेकेराइड कई सारी मोनोसेकेराइड इकाइयों के बने होते हैं, लंबी श्रृंखला होती है, उसमें एक सिरा होगा अनअपचायक और दूसरा होगा अपचायक। और इतने बड़े अणु में एक छोटा सा अपचायक सिरा यहां पर लाल अवक्षेप का निर्माण करने वाला नहीं है। सभी पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? अनअपचायक, नॉन रिड्यूसिंग।